Hello friends, I am Manoj Kumar, your English teacher. Once again, you are most welcome at my channel मनोज सर SPL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर आपको हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करना सिखाता हूं। आज इसी सीक्वेंस में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिया है। छात्रों को अक्सर इस टेंस में छोटी छोटी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, हेल्पफुल रहेगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर कर सकूँ। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल इस तरह से काम करता है जिस तरह से शरीर में रीढ़ की हड्डी काम करती है, पूरे ढांचे को संभाले रखती है। इसी प्रकार से इंग्लिश को भी संभालने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बहुत ही उपयोगिता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। वो शरीर को संभाले रखती है, ये इंग्लिश को संभाले रखता। तो अगर आपकी कमांड इस पे हो जाए तो आप यकीन मानिएगा 99% ये संभावना बन जाती है कि आप इंग्लिश सीख ही लेंगे। और मैं आज एग्जाम्पल के माध्यम से आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, प्रत्येक एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखें। हर एग्जाम्पल आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे आपको, और केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ही हम अध्ययन करेंगे। यानी आज जो हम स्टडी करेंगे वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर ही करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो आप देखें बोर्ड पे ध्यान से, इस टेंस यानी काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ए आदि शब्द आते हैं। एक पहचान तो हमारी ये होती है कि हम सेंटेंस जब लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें पीछे की तरफ हमें ये सब मिलता है। दूसरी पहचान इस तरह से है कि कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, यानी कार्य बीते समय में होता है, जो समय बीत चुका है, यानी पास्ट में काम होता है भूतकाल में। इसमें समय नहीं दिया होता, यानी कि इन सेंटेंसों में आप कब से काम कर रहे हैं ये नहीं बताते, बस केवल कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। अब हम अनुवाद के नियम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अनुवाद के नियम में पहला नियम, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, कोई झंझट नहीं है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो सेकंड फॉर्म लगा दो। दूसरा नियम देखें, कर्ता यानी सब्जेक्ट की आदत प्रकट करने के लिए, यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं। यानी कि दो शब्द है हमारे पास कर्ता की आदत प्रकट करने के लिए, यूज्ड टू और वुड। यूज्ड टू पुरानी इंग्लिश मानी जाती है और वुड आज के दौर की इंग्लिश यानी मॉडर्न इंग्लिश में हम वुड का प्रयोग करते हैं। हम दोनों का ही एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन देंगे, आपको ये सरलता से समझ में आ जाएगा। तीसरा देखें, यदि वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके शब्द आए, यानी कि ये शब्द आते हैं, तो इन शब्दों के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। यानी कि सका सकी की जो इंग्लिश होगी वो कुड होगी। हम यहाँ पे इन शब्दों के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी जब भी सेंटेंस में कुड लगेगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता।
चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, यानी कि आप इसको बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेंस में था, थी, थे की अंग्रेजी वाज वर नहीं आती है। यानी कि आप समझ लीजिएगा कि जब ये टेंस का आप अनुवाद करें तो उसमें था, थी, थे तो होगा, परंतु था, थी, थे की अंग्रेजी वाज वर नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि कौन सा नियम किस प्रकार से काम करता है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रत्येक नियम का क्लियरिफिकेशन दूंगा। बहुत ही सावधानी से आप वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे एग्जाम्पलों का प्रयोग करूंगा जो डेली यूज में भी आपके काम आ जाए, यानी कि जो रोज़मर्रा आप बोलचाल करते हैं उसमें भी आपका ये काम करेगा, और साथ में आपको ये अनुवाद करना भी सिखाएगा। तो मैं छोटे से लेकर के बड़े सेंटेंस तक का आपको अनुवाद करना सिखाऊंगा। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेता हूं मैं पहला एग्जाम्पल। सबसे पहले आप जरा सा ये समझ लें। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है, आप इसे सरलता से पहचान लेंगे। जब कोई सा भी सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ आता है, जैसे आया, पीछे की तरफ आया, या आया था, तो आई थी, आप पहले समझिए। मैं थोड़ा साफ लिख दूं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये है, पूरा कर देता हूं। वह आया, ठीक, वह आया था। तीसरा है वह आता था। अब इसे देखें ध्यान से। वह आया, पीछे की तरफ क्या है, आ का डंडा, और यहां पर वह आया था तो यहां था बढ़ गया, है तो वही आया, और यहां आता था तो यहां भी ता और था। तो आप देखेंगे कि हिंदी में एक जगह पर था नहीं है और दो जगहों पर था है। दूसरी बात आप ध्यान से देखेंगे, यहां केवल आया और यहां आया था है, और यहां ता था। तो आप पहचान सकते हैं कि अंत में ता था, आ, ई, ए, इनमें से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि आ का डंडा, ई की मात्रा और ए की मात्रा के बाद अगर हमारा था, थी, थे आता है, तो वहां पर हम था, थी, थे की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। बस आप गांठ बांध लीजिएगा, जब भी कभी आ का डंडा, ई की मात्रा और ए की मात्रा पे सेंटेंस रुकता है या उसके बाद था, थी, थे आता है, तो वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। अब मैं इसे एग्जाम्पल से करके दिखाता हूं। देखिए, वह, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, पहले सब्जेक्ट ही, ठीक। अब पीछे गया आया, आया में आ का डंडा है तो ये सेकंड फॉर्म आएगी। देखो, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, आया, तो यहां है आ का डंडा, केम, ठीक, ही केम। अब देखो, फिर देखो, वह, ही, आया था, तो आने का नहीं है, जहां ये डंडा आ जाता है उसके बाद था की वैल्यू नहीं है, तो केवल आया की सेकंड फॉर्म लिख दीजिएगा, ही केम। अब देखो, वह, फिर यहां फिर वह है तो ही। अब आता था तो ये ता था है, तो यहाँ था की कोई वैल्यू नहीं है, आता था तो पास्ट इंडेफिनिट है, यहां भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो आपने देखा कि यही बात बस बच्चों के सिर का दर्द बनती है। कभी तो आया आ जाता है तो कभी आया था हो जाता है, तो यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो आप पहचान लीजिएगा कि आ का डंडा, ई की मात्रा और ए की मात्रा के बाद यदि था, थी, थे आता है तो वहां पर था, थी, थे की अंग्रेजी नहीं आएगी, साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, इंग्लिश में तीनों सेंटेंस एक जैसे हैं, पर हिंदी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। यही फर्क इसे थोड़ा डिफिकल्ट बनाता। तो चलिए मैं और एग्जाम्पल लेता हूं जिससे ज्यादा क्लियर हो सके।
आशा है ये आपको समझ आया होगा जरूर। अगर ये आज आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिएगा आपके लिए फिर इंग्लिश समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा यूज है इस टेंस का। देखिए जैसे मैं लेता हूं सेंटेंस, मैंने पिछले हफ्ते यह फिल्म देखी थी या खाली देखी। तो एक बात और समझ लीजिएगा, एक टेंस और होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या फर्क है दोनों में? पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में फर्क को समझिए। अगर काम कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है तो वहां पर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जहां पर काम कुछ हुए काफी समय हो चुका है वहां होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एग्जाम्पल से देखिएगा, वह चला गया था, बस अभी कुछ देर पहले गया है, तो ही हैड गॉन। वह गया था तो ही वेंट। इस तरीके से हम इसे समझते हैं। तो चलिएगा अब मैं दिखाता हूं आपको। मैंने पिछले हफ्ते ये फिल्म देखी थी, ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, आई। अब पिछले हफ्ते देखी थी, एक हफ्ता पुरानी बात हो गई तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। और यहां भी देख सकते हैं आप, ई की मात्रा रखी है, देखी थी। गौर कर लें आप बहुत अच्छे से, देखी थी तो है ई थी। तो जहां ऐसा आता है तो वहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वहां था की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। ये हमारा इंग्लिश का नियम है। तो ठीक है, देखी, देखने की अंग्रेजी सा, आई सा, ठीक। अब क्या चीज देखी? ये फिल्म, दिस मूवी, या फिल्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते को कहते हैं लास्ट वीक, पिछले को इंग्लिश में लास्ट कहते हैं। तो आप समझ गए अच्छे से कि आई सा दिस मूवी लास्ट वीक, या समझें आई सा दिस फिल्म लास्ट वीक। अगला सेंटेंस लेते हैं। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। तो चीन ने, चाइना, आक्रमण किया था। आक्रमण करने की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे कि मैं बता चुका हूं, देखो आ का डंडा फिर था, तो अटैक्ड। अटैक्ड के बाद आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान नहीं रखनी है कि अटैक के बाद कोई भी प्रीपोजिशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर ना लिखें, सीधे जहां अटैक करा है वही लिखें, अटैक्ड इंडिया। ये हो गया। अब देखिए 1962 में, तो इन 1962, बस पीछे से उल्टे लिखिएगा, इन और 62, कितना सरल है। अगला देखेंगे, प्राचीन यूनानी लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। अब देखिए काफी बड़ा भी हो गया और अच्छा भी है सेंटेंस। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले प्राचीन यूनानी लोग। तो ये सब्जेक्ट है हमारा द एंशिएंट, द एंशिएंट ग्रीक, द एंशिएंट ग्रीक्स,
ये हो गया प्राचीन लोग। अब विश्वास करते थे, तो देखिए थे है, पहचान से आप समझ गए होंगे, सेकंड फॉर्म आएगी बिलीव्ड। और फिर उसके बाद उल्टे चले, मैगी इन, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, तो इन किस में करते थे, अनेक देवी देवताओं में, तो पूरा लिखते हैं, अनेक को इंग्लिश में लिखते हैं मैनी, और देवी देवताओं को समझ लीजिएगा, देखिए देवताओं को कहते हैं गॉड। तो इसका तरीका क्या है कि अगर आप ये लिखते हैं गॉड, तो ये तो होता है ईश्वर, और अगर आप लिखते हैं छोटी जी, तो ये होता है देवता। तो यहां पर हमारे देवी देवता हैं, ना कि ईश्वर की बात चल रही है, तो हम लिखेंगे गॉड्स एंड गॉडेसेस, गॉड्स, और दूसरा क्या है, देवी देवताएं। तो देवताओं के लिए गॉड्स हो गया, देवियों के लिए गॉडेसेस। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस तैयार हो गया। द एंशिएंट ग्रीक्स बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इन्हीं सेंटेंसों से भी आप समझ सकते हैं कि इस टेंस की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है और छात्रों को भी कई कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर कर सकूं, सारे एग्जाम्पल दे सकूं, हर तरीके का एग्जाम्पल दूंगा वीडियो के साथ, बस आप बने रहें। देखें अगला सेंटेंस, हमारे प्रधानमंत्री पिछले महीने हमारे प्रधानमंत्री ने, यहाँ ने और ले, हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कश्मीर का दौरा किया। तो आप देखें हमारे प्रधानमंत्री ने, तो आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक। अब इसके बाद पीछे को जाएंगे, दौरा किया, तो जहां हम घूमने जाएं, मिलने जाएं किसी से, तो हम उसे विजिट कहते हैं, तो ये हो जाएगा विजिटेड, ठीक। आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, कहां का दौरा किया, कश्मीर का, तो कश्मीर लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या तैयार हुआ, आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड कश्मीर। अब ये पिछले महीने, अभी जैसा भी हमने सीखा था, पिछले को कहते हैं लास्ट और महीने को कहते हैं मंथ। तो हो गया तैयार ना, हो गया, आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड कश्मीर लास्ट मंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक बार मैंने जंगल में शेर देखा था। अब एक बार पहले लिखते हैं वंस, इसे इंग्लिश में वंस कहते हैं, एक बार को वंस। अब यहां से शुरू होगा, मैंने, ये नंबर 1 हुआ आपका, आई, ठीक। देखा था, तो देखिए आ का डंडे के बाद था है, था नहीं आएगा, देखने की सा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। आई सा, क्या देखा, शेर, अ लायन। अब इधर से आइए में, इन, शेर के बाद फिर में इन, फिर जंगल की, द फॉरेस्ट। बन गया सेंटेंस, वंस आई सा लायन इन द फॉरेस्ट। एक बात और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि देखिए कभी कभी हम बिना लिखे भी अनुवाद करते हैं, यानी मुंह जबानी अनुवाद करते हैं, ऐसे सोचा और कर दिया। तो कैसे कर लेते हैं हम, सबसे पहले हम इसके वर्ब को समझें कि देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट, इंग्लिश में जो क्रम होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब होगी, फिर इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। 3 बातें होती हैं। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखा हमने, ये हुआ,
उसके बाद सीधे वर्ब आती है। तो हिंदी में वर्ब पीछे होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मुंह जबानी कोई अनुवाद करें तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट बोले, जैसे मैं बोल के दिखाऊं, मैंने ताजमहल देखा, तो मैंने देखा है, तो मैंने हुआ आई सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आनी है। तो हिंदी में आप चक्कर में मत पड़िए, सीधे पीछे देखिए क्या चीज़ है, देखा। तो मैंने देखा, पूरा सेंटेंस ना समझे, बस दो ही शब्द समझे, शुरू का और आखिर का, मैंने देखा। और जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, बस वो उसके बाद लिख दीजिए, देखा के बाद। जैसे मैंने ताजमहल देखा, तो आई सा द ताजमहल। अब इसी तरीके से आपने कुछ लिखा, तो लिखने के बाद वही लिख दीजिए जो लिखा। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, तो आई मैंने, अब पीछे क्या है, लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, आई रॉट क्या लिखा, अ लेटर। अब मान लो लेटर न लिख के बुक लिखी है, तो आई रॉट अ बुक। तो मेरा कहने का मतलब है कि वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है। अगर देखा तो क्या देखा वो लिख दो, लिखा तो क्या लिखा वो लिख दो, खाया तो क्या खाया उसके बाद लिख दो। इस तरह से आपने मनी मन भी अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिएगा, मैं कोशिश करता हूं और ज़्यादा इन्हें क्लियर कर सकूं। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो डेली यूज़ में काम आएंगे आपके। ये तो आपने अनुवाद करना सीखा ही, अब मैं छोटे छोटे में कुछ सेंटेंस हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके काम में आएंगे। देखिए पहला सेंटेंस, मुझे गुस्सा आ गया। अब इसको कैसे करें, तो मुझे आई, और गुस्सा आना होता है गेट एंग्री। तो यहां हम कर देंगे, देखो डंडा है तो सेकंड फॉर्म कर देंगे गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, और फिर गुस्से की एंग्री, आई गॉट एंग्री। एक और देखो, वह गुस्से से चिल्लाया। तो चिल्लाया, यहां पे आके डंडे पे रुक गया, तो ही। अब चिल्लाया शाउट होता है, शाउटेड हो जाएगा, ही शाउटेड। अब गुस्से से, तो देखिए गुस्सा तो एंग्री होता है, तो यहां पर हम इसका एडवर्ब बनाएंगे तो हो जाएगा एंग्रीली। तो जो एल वाई लगाएंगे वो से की अंग्रेजी देगा हमें। तो देखिए ऐसे होता है एंग्रीली। तो ये एल वाई जो लगा है वो इस से के लिए लगा है। तो ही शाउटेड एंग्रीली। मैं एडवर्ब पे आपको वीडियो बना के दूंगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत आपको फायदा पहुंचाएगी। मैं खुल के पढ़ाऊंगा किसी दिन आपको इसे। अभी तो आप बस इसका समझ लो, गुस्से से एंग्रीली। एक और देखें, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा, ठीक। या वो ऐसे भी कह सकता है इस बात को, मुझसे उसने पूछा। दो तरीके से इसे बोला जा सकता है, उसने मुझसे पूछा या मुझसे उसने पूछा। तो मेन बात है उसने पूछा। तो देखिए उसने पूछा पहला और अंतिम, तो ही, उसने की ही हो गई, पूछा की आस्क्ड, तो सेकंड फॉर्म हो गई आस्क्ड। ही आस्क्ड मुझसे मी, दोनों का ये होगा। तो ही आस्क्ड मी। मैं और लेता हूं दो एक एग्जाम्पल। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, समझो आपका उतना ही ज्यादा निखार आएगा पढ़ाई में। देखें, मैंने ये अनुभव से सीखा, मैंने यह अनुभव यानी एक्सपीरियंस से सीखा, मैंने ये अनुभव से सीखा, ठीक। तो मैंने की आई शुरू का, फिर अंत का, सीखने की लर्न होती है, सेकंड फॉर्म होगी लर्न, आई लर्न, ये है दिस। फिर है अनुभव से, फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये हो गया हमारा आई लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक और देखेंगे,
उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे धक्का दिया। ठीक, उसने की हो गई ही, और जैसे कि मैं बताया शुरू का लिखें फिर आखिर का लिखें। धक्का दिया, पुश्ड, पुश होता है पुश्ड। मी, मुझे धक्का दिया। अगर ये इसमें पर छुपा हुआ है, उसने मुझ पर धक्का दिया, तो आप ओवर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ओवर लिख सकते हैं। ही पुश्ड मी ओवर, उन्होंने मुझ पर धक्का दिया। बस आप 2 मिनट और ठहरे, मैं 2-3 एग्जाम्पल और दे दूं। अब आपको मैं सका सकी और आपका आदत वाला जो सेंटेंस है वो क्लियर और कर दूं। बस 2 मिनट और आप ठहरे, समझो हो चुका है। देखें, मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। अब आप खुद देखें, देखिए पीछे की तरफ सका आ गया, तो मैं आई, सका कुड। ठीक, ये हो गया देने की, गिव। जैसा कि मैंने नियम में बता दिया था, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आई कुड गिव। अब गिव के बाद ऑब्जेक्ट देंगे, किसे दिए हैं, उसे, हिम, या हर कुछ भी लिखें। आई कुड गिव हिम केवल 5 रुपए, ओनली, केवल को कहते हैं ओनली, और 5 रुपए 5 रुपीज। ये देखें, आई कुड गिव हिम ओनली 5 रुपीज। एक और बताता हूं, भारत मैच जीत सका, तो इंडिया पहला शब्द हुआ। ठीक, और फिर पीछे गए सका, कुड, और जीतने की फर्स्ट फॉर्म विन द मैच। ठीक, इंडिया कुड विन द मैच। अब मैं 2 एग्जाम्पल वो देना चाहता हूं जो मतलब आदत के हैं, उससे भी आपको फायदा पहुंच जाएगा। फिर देखें, चलिए फ्रेंड्स, अब हम कर्ता की आदत प्रकट करने वाले वाक्यों को भी देख लेते हैं, उनका अनुवाद हमें किस तरह से करना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल देते हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस बड़ा होगा पर अनुवाद करने में बेहद सरल होगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहें और मेरे एग्जाम्पल को खूब ध्यान से देखें मैं किस तरह से करता हूं। तो हमारे प्रधानाचार्य जी अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण किया करते थे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहचान में बताया था फ्रेंड्स कि सेंटेंस के लास्ट में आपके इस तरह की पहचान मिलेगी, किया करते थे, बैठा करते थे, सोया करते थे, टहला करते थे। तो ऐसी कंडीशन में हमें यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करना चाहिए। और आज जो मॉडर्न इंग्लिश का चलन है उसके अंदर इन सब बातों को अब कोई नहीं मानता। अब केवल आप सिंपल तरीके से भी अगर सेकंड फॉर्म से भी अनुवाद कर देते हैं तो वो भी मान्य है, वो भी चलता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बातों को पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो में इन्हें भी क्लियर कर दूं। चलिए अब हम इसका अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। नंबर 1 पे हमारा सब्जेक्ट आता है, तो हम लिखेंगे हमारे प्रधानाचार्य जी, तो अवर प्रिंसिपल। ठीक, एक शब्द हो गया। इसके तुरंत बाद लिखना चाहिए यूज्ड टू या वुड, परंतु यहां पे है अक्सर। अक्सर शब्द जो है वो हमारा एडवर्ब है, इंग्लिश में हम इसे ऑफन कहते हैं। और हमेशा इसका प्रयोग आप मेन वर्ब के आगे कीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। हो तो भी डिफरेंट तरीके से सकता है, परंतु अच्छा बेहतर यही है कि जहां ये अपना फोर्स डालता है
वहीं पर हमें इसे रखना चाहिए, तो यहाँ वर्ब से आगे रखना चाहिए। अक्सर निरीक्षण किया करते थे, तो हम लिखेंगे ऑफन और उसके बाद यूज्ड टू। तो देखा आपने, यूज्ड टू से पहले ऑफन रखा हमने। अब यूज्ड टू के बाद अब हमारी वर्ब आएगी निरीक्षण करना। तो अब ये टू के कारण इंफिनिटिव बनेगी, तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिएगा इंस्पेक्ट। तो हो गया सेंटेंस, अवर प्रिंसिपल ऑफन यूज्ड टू इंस्पेक्ट। किस चीज का इंस्पेक्ट करते थे, वो इसका हम ऑब्जेक्ट रख देंगे, द क्लासेस। तो हिंदी में भले ही चाहे बहुत बड़ा हो, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा, अवर प्रिंसिपल ऑफन यूज्ड टू इंस्पेक्ट द क्लासेस। अब हम एक वुड वाला एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखें सेंटेंस, एक बूढ़ा भिखारी, बूढ़ा भिखारी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करता था। इसमें टाइम और बढ़ा लो, वो भी सीख जाओगे आप। मैं टाइम और बढ़ा देता हूं, पिछले वर्ष। बैठा करता था। अब आप देखिए, देखिए बैठा करता था। अब क्लियर हो जाएगा, एक बूढ़ा भिखारी उस बरगद के पेड़ के नीचे पिछले वर्ष बैठा करता था। ये फुल सेंटेंस हो गया। मैंने समय भी इसलिए रख दिया इसमें, ताकि अगर समय आपके साथ आए वहां तो आप कर लें। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एक बूढ़ा भिखारी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम जो बूढ़ा शब्द लिखेंगे वो ओल्ड इस प्रकार से लिखते हैं, ओल्ड, OLD। तो यहाँ ओ से है, तो ओ जो है वो इंग्लिश में वॉवेल साउंड है, इसलिए एक की अंग्रेजी हमें एन लिखनी होगी, यहाँ पर आ मत लिखिएगा। तो यहाँ पर होगा एन ओल्ड बैगर। अब आपको कारण समझ में आ गया, मैंने एन क्यों लिखा, इस ओ के कारण। तो एन ओल्ड बैगर, ठीक। अब उसके बाद हम वुड का प्रयोग करेंगे। ये देखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में अब वुड का प्रयोग करते हैं लोग। एन ओल्ड बैगर वुड क्या करता था, बैठा करता था, तो सिट। और ये भी ध्यान रखिएगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एन ओल्ड बैगर वुड सिट, बैठा करता था। अब ये जो समय होता है, आपको मैं बता चुका हूं कई बार, इसे लास्ट में लिखिएगा तो ही ज्यादा फायदा रहता है। तो फिर उसके बाद पीछे से उल्टा आते हैं नीचे, अंडर। किसके नीचे बैठता था, उस बरगद के पेड़ के। तो ठीक है, उसको लिखेंगे इंग्लिश में दैट, और बरगद का पेड़ आप लिख सकते हैं अंडर दैट बनियान। यहां पर बनियान जो है वो बरगद का पेड़ है। अगर आप चाहें तो ट्री भी लगा सकते हैं, बनियान ट्री भी लिखना पसंद करते हैं लोग आज के दौर में। तो वैसे वास्तव में तो बनियान का मतलब ही बरगद का पेड़ है। तो दैट बनियान ट्री, ठीक। अब आ गया हमारा समय, अब कुछ नहीं बचा, लास्ट में लिख देंगे लास्ट ईयर। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि हम आदत प्रकट करने वाले सेंटेंसों का अनुवाद भी कितनी सरलता से कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। मैंने इस थोड़े समय में आपको प्रत्येक प्रकार का एग्जाम्पल देकर हर बात क्लियर करने का प्रयास किया है। आज मुझे लगता है कि आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।